कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ क्या है, जैसे अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। सो R डिस्टेंस पे इनको हमने रखा है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सो हमें पता है जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे वो हमें मिलता है कूलम्ब्स लॉ से। सो दिस लॉ बेसिकली गिव्स द आइडिया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये हमें मिलता है कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, सो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये जो फोर्स है, यहाँ पे हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस वो वैरी करता है, एक तो उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और दूसरा उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। So the electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction or repulsion between two charge varies as, तो एक तो फैक्टर हो गया दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा चार्जेस का उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो वैरीज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, वैरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मतलब इसको हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सिमिलरली डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? तो इन्वर्सली, सो इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब इसको हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो सिमिलरली जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था ना, इसका भी नेचर सेम ही होता है, इसलिए सेम तरीके से वहाँ पे चार्जेस की जगह पे मास यूज़ करते थे, बट सेम है नेचर दोनों का। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स है जिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। अगर इसको हम कंबाइन करें तो क्या मिलेगा हम? सो ऑन कंबाइनिंग हमें मिल जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। तो प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। सो ये कांस्टेंट होता है k से डिनोट कर लेते हैं इसको। सो k Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पे k क्या है? तो k इज बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो डिफरेंट नाम है, तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं इसके बारे में। तो ये जो k है दिस इज बेसिकली 1/4πε0। अब यहाँ पे ε0 क्या है? सो दिस इज परमिटिविटी, परमिटिविटी। और परमिटिविटी ε0 स्पेशली हम वैक्यूम के लिए डिनोट करते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं, या फिर एयर में भी सेम ही वैल्यू लेते हैं हम। सो फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर, तीनों के लिए ε0 यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है? तो ये आता है 9 × 10⁹ SI सिस्टम में। सो SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम्ब स्क्वायर नीचे आएगा तो ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कूलम्ब -2। तो ये इसका यूनिट हो गया एयर के केस में। ठीक है, ये सो ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया ना, ये एयर के लिए वैलिड है।
मतलब दो चार्जेस अगर एयर में रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस r, देन फोर्स विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको नोट कर लेते हैं। सो दो चार्जेस है Q1 Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r एंड दे आर केप्ट इन एयर। तो इस केस में इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? दिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये ठीक है। अब ये जो 9 × 10⁹ है ना, इससे हम एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कितना आएगा? सो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आता है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट अगर लिखना चाहें तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसका रिवर्स कर दिया। सो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो चार्जेस हो एयर में हो, किसी भी मीडियम में रखे जा सकते हैं। तो उस केस में हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं पर्टिकुलर मीडियम के लिए कैसे लिखेंगे। तो ये Q1 Q2 एंड इट इज़ केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी, केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो इस केस में अगर मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना हो तो ये हम कैसे लिखेंगे? सो इस केस में फोर्स हो जाएगा 1/4π परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जस्ट एप्सिलॉन नॉट को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, जिस मीडियम में रखा गया होगा उसका परमिटिविटी लेंगे इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है। सो यहाँ पे जो परमिटिविटी है ये बेसिकली एक मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये जो परमिटिविटी है इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। सो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, हर जगह सेम होते हैं। बट कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो मीडियम टू मीडियम वैरी कर रहे होते हैं, जैसे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम दे रिमेन्स कांस्टेंट। उसी तरह से लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो कांस्टेंट है लेकिन मीडियम टू मीडियम वैरी करता है। ठीक है। सो यहाँ पे मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के लिए, कांस्टेंट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं एक रिलेटिव टर्म। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। सो रिलेटिव परमिटिविटी, सो इसको हम एप्सिलॉन r से डिनोट कर सकते हैं। एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू, सो दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of medium over permittivity of vacuum और एयर। ठीक है। सो अगर हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एक और भी नाम है। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए, बट इससे इसका हमें डेफिनेशन नहीं मिल पाता, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी टर्म यहाँ पे हमने यूज़ किया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है। सो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। सो जैसा हमने अभी किया था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, ये इतना आया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4π मीडियम की जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू K।
K is the dielectric constant. This is dielectric constant of medium. So यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को दैट यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल k यूज़ करते हैं, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं एक बार. सो देयरफॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी K इज 4 pi epsilon naught into K Q1 Q2 by R square. ये फॉर्मूला आ गया. सो इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. ठीक है, अब K का वैल्यू क्या होता है? जैसे अगर हम एयर की बात करें, एयर के केस में अगर एप्सिलॉन r या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना आएगा? तो एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट. इस बार मीडियम भी एयर है तो ये कट गया एंड इट इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड इन ऑल द अदर मीडियम it is always greater than or equal to 1. इक्वल टू तो एयर के लिए हो गया, तो फॉर एयर को छोड़ के बाकी सभी मीडियम के लिए हमेशा 1 से बड़ा होगा. तो अगर ये 1 से बड़ा होता है, मतलब एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर वो एयर नहीं है तो फिर जो फोर्स आएगा वो एयर के कंपैरिजन में तो कम ही आएगा. तो इसको नोट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर जैसे चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2, हमने इसको एयर में रखा तो फोर्स आया F. नाउ इट इज इमर्ज्ड इन वाटर. हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया, ना ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड, ना ही उसके बीच का डिस्टेंस, बट सिंपली हमने क्या किया, चार्जेस को वाटर में सबमर्ज कर दिया कंप्लीटली. तो अब ये वाटर में वाटर या फिर कोई भी मीडियम दिया होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. सो इन अ मीडियम, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेते हैं वाटर का. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता हूँ, अभी हम नोटेशन के फॉर्म में ही लिख लेते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर को मैंने K लेट कर लिया. तो इस केस में जब हमने फोर्स फाइंड आउट किया तो यह है F डैश. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F डैश एंड F? इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ग्रेटर, इक्वल और लेस. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस क्वेश्चन में F का जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा? तो F इज 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जबकि इस केस में जो F डैश आएगा ये कितना आएगा? So this is 1/4 pi epsilon naught into K Q1 Q2 by R square. So F dash और F में रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पूरा टर्म है K को छोड़ के ये वाला, ये F के इक्वल ही है. सो दिस इज F अपॉन K. एंड अभी हमने डिस्कस किया था K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या है? F डैश जो होगा वो F से छोटा होगा. तो एक बात यहाँ से हमें ये समझ में आया, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किस मीडियम में मैक्सिमम होगा? सो इट इज़ मैक्सिमम इन एयर. तो F डैश इज लेस देन F, मतलब करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ये वाला. ठीक है, एग्जैक्टली कितना होगा ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया. तो ये रिलेशन हमें याद रखना है. अगर दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है एयर में अगर F डैश है, तो इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फोर्स कितना होगा? तो दिस इज K टाइम्स कम हो जाता है. तो F डैश इज F अपॉन K. ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर्ड, इसको याद करना है. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो अभी तक हमने किया कूलम्ब्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया. नेक्स्ट आते हैं, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे. और ये जो कूलम्ब्स लॉ अभी हमने पढ़ा है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, राइट? सो ये जो कूलम्ब्स लॉ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, राइट? पॉइंट चार्ज.
क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, पॉइंट चार्ज एंड एक्सटेंडेड चार्ज। जैसे हमारे पास दो चार्जेस दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, और अभी हमने इसके बीच का फोर्स फाइंड किया और ये कितना है, तो दिस इज F। अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को दो बड़े स्फीयर से रिप्लेस कर दिया। अभी भी इनका जो सेंटर है ना जस्ट इसके नीचे ही है, दे आर ऑन द सेम लाइन, इस तरह से, ठीक है, ये इसका सेंटर है। उसी तरह से इसका सेंटर भी बिल्कुल इसके नीचे है, यहाँ पे, ठीक है। सो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस अभी भी कितना आएगा, r। तो क्वेश्चन है, हमने चार्जेस भी इस पे चेंज नहीं किया, लाइक इस पे भी अभी भी चार्ज कितना है, जैसे इस पे अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये प्लस Q1 है प्लस Q2 है, तो इस पे अभी भी चार्ज जो है ना हॉलो स्फीयर है, तो ये प्लस Q1, यहाँ पे प्लस Q2, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमने सेम रखा है यहाँ पे, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर भी सेम है ना। इस केस में जो फोर्स आया दोनों के बीच का, ये आया F डैश। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F डैश एंड F। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से समझने के लिए। सो यहाँ पे फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है ना इसका आंसर, वो आता है दैट F डैश इज इक्वल टू F। वो क्यों, क्योंकि मीडियम भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स तो इक्वल होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है जो हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई करते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं है। अगर वैलिड होता तो फिर तो ये सही आंसर होता, ऑब्वियसली इस केस में वैलिड नहीं होगा, तभी ये आंसर गलत है। तो क्यों वैलिड नहीं है, तो होता क्या है, जब हम दो चार्जेस, दो एक्सटेंडेड चार्ज को पास में रखते हैं, जैसे मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ इन फिगर्स को, तो होगा क्या, अब जैसे ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, Q1 Q2 इन पे मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो होगा क्या, ज़्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना रिपल्सन की वजह से अदर पार्ट ऑफ द स्फीयर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। उसी तरह से ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, तो अदर पार्ट ऑफ द स्फीयर पे इसका भी क्राउड जो होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि फ्रंट वाले फेस पे कम होगा। तो अब अगर हम देखें, हमें डिस्टेंस जो लेना है वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ चार्ज से सेंटर ऑफ चार्ज का डिस्टेंस लेता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा जहाँ पे मास होता है वहाँ शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है तो यहाँ पे, और इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले से ज़्यादा हो गया डिस्टेंस। ये अगर r डैश है और ये r था, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ना r डैश बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं F डैश विल बी लेस देन F। तो जैसे हमने पॉइंट चार्ज को एक्सटेंडेड चार्ज से रिप्लेस किया, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ दैट विल डिक्रीज, तो F डैश विल बी लेस देन F, ठीक है। तो इंडक्शन के वजह से जो है कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है।